आमीन मीडिया में आपका खैर मकदम करते हैं। आज हमारे साथ एक नई शख्सियत है जिनका नाम है रत्नाबेन वोरा जी, और ये काफ़ी सारी खूबियों की मालिक हैं। ये एक बहुत अच्छी एडवोकेट भी हैं गुजरात हाई कोर्ट में, साथ साथ में ये पार्षद भी रह चुके हैं। यहाँ की 10 साल से ज़्यादा वक्त इन्होंने किया, और एक सबसे अलग हटकर एक सामाजिक कार्यकर और यहाँ के जो दलित नेता हैं ये। तो आज हम इन्हीं से मिलकर चंद सवाल पर पूछेंगे कि गुजरात के क्या हालात हैं और इनका इसके ऊपर क्या रद्द अमल है। क्योंकि इन्होंने काफ़ी क्लिपें इनकी वायरल होती हैं, जब ये खुद अपनी क्लिप बनाकर रखती है तो लाखों लोग उसे देखते हैंगे और वो बड़ी मकबूल होती है। तो क्या वजह है, वो सबब भी हम आखिर में इनको ये सवाल करेंगे कि क्या वजह रहती है कि जिसकी वजह से ये इतने मशहूर हो गई हैं। तो आज सबसे पहले रत्ना जी आपका स्वागत है यहाँ पे आमीन मीडिया के बोर्ड पर, और आपसे ये सवाल है कि आप हमारे दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। जैसा बताया गया कि मेरा नाम रत्ना वोरा है और मैं गुजरात हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। और पहले मैं यहाँ पे इसी क्षेत्र से रखियाल से मैं कॉर्पोरेटर रह चुकी हूँ। 10 साल मैंने इस क्षेत्र की सेवा की हुई है, पार्षद कह सकते हैं, नगर सेविका कह सकते हैं। और मैं अपना खुद का आम्बेडकर कारवां नाम की मेरी एक संस्था है जो रजिस्टर्ड संस्था है, उसके तहत भी मैं कई सारे काम सामाजिक मसलों से जुड़े हुए काम करती हूँ। और हमने काफ़ी विधवा बहनों को पेंशन दिलाने का काम, या फिर मानव गरिमा की तहत उनको किटें दिलाने का काम, और काफ़ी ऐसे काम। नारी संस्थाओं से भी आप जुड़ी हुई हैं या सिर्फ दलितों का और पिछले हुए तबकों का ही काम करती है, समझना चाहूँगा? नहीं, देखिए एक बात है कि जैसे कि मैं खुद अनुसूचित जाति से संबंध रखती हूँ, तो अनुसूचित जाति मतलब कि पिछड़ा समाज और दलित समाज, और जैसे कहते हैं कि दबा कुचला समाज। तो अगर महिलाओं को देखा जाए तो महिलाएं भी दबी कुचली हैं, और हमारा समाज तो दबा कुचला है ही। इसीलिए जो मेरी संस्था है आम्बेडकर कारवां, वो आम्बेडकर कारवां सभी के लिए काम करती है। फिर वो जो डाउन ट्रोडन लोग हैं उनके सब के लिए काम करती, फिर चाहे वो मजदूर करने वाले बच्चे हों, या फिर महिलाएं हों, या फिर बुजुर्ग हों, और अक़लियत समाज के लोग हों, माइनॉरिटी के, सबके लिए मैं काम करती हूँ। और हमारी संस्था है जो आम्बेडकर कारवां, उसके थ्रू मैं PIL भी करती हूँ, और पार्टी इन पर्सन ही PIL में अपीयर भी होती हूँ। आप एडवोकेट है, फिर भी आप पार्टी इन पर्सन अपीयर होती हैं? हाँ, क्योंकि मेरी संस्था से अगर मैं कोई केस लड़ रही हूँ तो मैं पार्टी इन पर्सन अपीयर होती हूँ, और फिर मैं उसके लिए कोशिश करती हूँ। आप बहुत सारे खिदमतों के साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत सारे फील्ड में आप काम कर रही हैं। तो अभी आपको याद होगा कि जो गुजरात के अभी जो मौजूदा हालात हैं, और आप एक दलित नेता भी हैं और मुसलमानों के भी काम करती हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि अभी गुजरात के जो हालात कैसे हैं, इस पर आपका विश्लेषण चाहिए। देखिए, गुजरात के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, जैसे बोलते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की और, बिल्कुल वही परिस्थिति गुजरात की है। गुजरात का मॉडल लेके जो ये बीजेपी वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी पूरे देश में घूमते हैं कि गुजरात का मॉडल, गुजरात का मॉडल। पर मैं बताती हूँ कि गुजरात का असली मॉडल क्या है। सिर्फ लफाजी चलती है, सिर्फ बातें चलती है, और गुजरात में कहने को कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको दिखाया जाए। अभी आपने देखा होगा कि रिवर फ्रंट में सी प्लेन चालू किया था, सी प्लेन चालू किया और सी प्लेन महीना भी नहीं चल पाया और डब्बे में बंद हो गया। इसी तरीके से गुजरात के अंदर आपने देखा होगा कि जब लास्ट टाइम इलेक्शन आने वाले थे तो इन्होंने आनंद फानन में मेट्रो ट्रेन चालू कर दी, और मेट्रो ट्रेन भी कुछ भी नहीं चल पाई, और अभी देखिए डब्बे में बंद पड़ी हुई है। इसी तरीके से सिर्फ बातें होती हैं यहाँ पे। आप हमारे मोहल्लों में आ जाइए, हमारे विस्तारों में आ जाइए, हर रोज़ गंदगी दिखेगी, गटरें बहती हुई दिखेंगी, रोड टूटे हुए दिखेंगे। और अभी देखिए जिस तरह से बरसात आ गई है, तो बरसात के मौसम में जो इनका जो असली चेहरा तो बरसात के मौसम में दिखाई देता है। कहते हैं ना कि जब चेहरा धुल जाता है, मेकअप उतर जाता है, तो पता चलता है कि असली ये बात तो कांग्रेस के ज़माने में भी होती थी। आप चाहे इन पर इल्ज़ाम लगाए, तो ये इसकी वजह क्या करेंगे? नहीं, कांग्रेस के ज़माने में होती थी, पर कांग्रेस इस तरह से ढिंडोरा नहीं पीटती थी कि हम विकास कर रहे हैं। ये कोई विकास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये विकास के नाम पे नाटक करते हैं। और मेरा जो कहने का मतलब है कि ये तो सिर्फ एक सिविक सोसाइटी की बात हुई, कि मतलब एक सिविक मुद्दों की बात हुई, पर साथ साथ में जैसे अगर हम गुजरात को दलित समाज से जोड़ें, अक़लियत समाज से जोड़ें, पिछड़ा वर्ग से जोड़ें, तो उनके लिए भी गुजरात सरकार ने कुछ नहीं किया है। अभी मैंने एक PIL दाखिल की थी ज्ञाति उन्मूलन समिति की तरफ से, और उसके अंदर 2.5 लाख की मर्यादा है। 2.5 लाख की मर्यादा में इन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट को आप मिलेगा जो पोस्ट मैट्रिक में 2.5 लाख की मर्यादा वालों को ही स्कॉलरशिप मिलेगी, जबकि
ओबीसी के लिए 6 लाख की मर्यादा, और जो अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को जिनको लिया गया जो कि रिजर्वेशन में नहीं आते, ऐसे अपर कास्ट के लिए 10 लाख की मर्यादा। कहने का मतलब कि सरकार इनकी है, तो भेदभाव क्यों? जो शेड्यूल कास्ट के परिवार हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप इतनी सारी पीएल करती हैं तो उसके आपको माने भी उसके निकलते हैं क्या, उसके रिजल्ट आते हैं? हाँ बिल्कुल रिजल्ट आते हैं ना। इससे हमने कुछ साल पहले जो हमने एक पीएल की थी 100 गरीब आवास योजना में, स्वर्णिम गरीब आवास योजना में नरेंद्र मोदी उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सबको सनद दी और 100 चौरस वार का प्लॉट दिया, और वो जो प्लॉट था वो सिर्फ और सिर्फ कागज़ पे था। तो उस टाइम पे हम लोगों ने उस पर बहुत वर्कआउट किया, और उस वर्कआउट करने के बाद हमारे एक साथी भाई हैं कांति भाई चावड़ा, उन्होंने उस पर काफ़ी मेहनत करके सारे डिटेल्स इकट्ठे किए, और तब हमने बताया है कि ये स्वर्णिम जो योजना है उस पर सिर्फ कागज़ पे 100 चौरस वार का प्लॉट दिया गया था, और हमने पीआईएल करके हर एक इंसान को वो प्लॉट मुहैया कराया। और इस तरीके से हमारी पीआई। मैम जो आप कह रही हैं कि लीगली मैटर्स में तो आप पहुंच जाती हैं और किसी तरह से उसका कोई हल निकाल लेती है, लेकिन जो सियासी हालात हैं तो उससे आप मुतमईन, मतलब यानी आप संतुष्ट हैं या नहीं? ये नहीं बिल्कुल नहीं। कह तो रहे हैं कि यहाँ पे तो जिस तरीके से अब जैसी राजा वैसा प्रजा वाली बात हो गई है। अभी देखा जाए तो ये एक ही दिशा में चलने वाले लोग हैं, ये फांसीवादी लोग हैं, ये मतलब हिटलर वाली विचारधारा रखते हैं, और इन लोगों का तो एक ही एक एजेंडा है कि मनुवादी जो इनकी विचारधारा है, ऐसा वो मनुवाद वाला एजेंडा लेके आते हैं, और ये वापस दलित समाज को उसी पुरानी वर्ण व्यवस्था में ले जाना चाहते हैं। इनके कहने के हिसाब से तो ब्रह्मा के मुख से मतलब ब्राह्मण पैदा हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा हुआ है, और पेट से इनका वैश्य, और फिर रह जाते हैं पैर, और पैरों से इन्होंने शूद्रों को दे दिया है कि भाई आप लोग पैरों से पैदा हुए इसलिए आपका काम तो सेवा करना ही है। और इसी वजह से ये लोग वही मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनके एजेंडा ऐसे ही हैं कि ये दोबारा से हम लोगों को हज़ारों साल पीछे धकेल देना चाहते हैं। यही इनकी सारी बातें होती हैं और यही उनकी पॉलिसी है। मैडम आपने प्रॉब्लम तो बहुत अच्छी तरह से नरेट किया और बहुत वाज़ेह तौर पर किसी के भी जहन में उतर जाए इस तरह से बहुत सलीस अंदाज में बताया, लेकिन साथ साथ मैं ये समझना चाहूँगा कि इसका फिर इलाज क्या है? देखिए इलाज तो सबसे पहले मैं तो मेरे प्रजा को ही बोलूँगी, सब लोगों को बोलूँगी, मेरे दलित समाज को बोलूँगी, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि दलित समाज में भी अभी ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आरएसएस का झंडा उठा के घूम रहे हैं, और वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हिंदूवाद की बात करते हैं। तो मैं तो मेरे समाज के, दलित समाज के लोगों से बोलती हूँ कि आपको हिंदू बनने रहने से क्या मिलने वाला है या क्या मिला है? आपको तो हाशिए में धकेल दिया गया है। आप जाइए, अपना सरनेम बताइए, परमार, सोलंकी, वाघेला, राठौड़, और जाके बताइए, सैटेलाइट में मकान दिखा के खरीद के दिखाइए, आंबावाड़ी में मकान खरीद के दिखाइए, अरे यहाँ इंडिया कॉलोनी में चले जाइए, आपको कोई मकान, बापू नगर में चले जाइए, आपको कोई मकान भी नहीं देता है, भाड़े से नहीं रहने दे सकता है। और ये जातिवादी व्यवस्था, ये हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था है, और आप उसी का झंडा लेके घूमते हो। तो मैं तो मेरे समाज के लोगों से सबसे पहले एक संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो आप समाज में रहते हुए भी समाज का अहित कर रहे हो, क्योंकि आपने राष्ट्रवाद के नाम से हिंदूवाद का झंडा उठा लिया है, और हिंदूवाद तो आपको पीछे धकेल के रखा हुआ है। इसलिए मैं सबसे पहले, जैसे हरे घास में हरा सांप नहीं दिखाई देता है, इसी तरीके से हमारे समाज में रहने वाले जो ये आरएसएस के लोग हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, पर लेकिन वो धीरे धीरे जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। और हमको तो ये एक बाबा साहेब ने जो बौद्ध धर्म दिया है, तो हमें तो सबको बाबा साहेब के फॉलोवर होते हुए बौद्ध धर्म को ही अपना लेना चाहिए। हमें तो हिंदू रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हिंदू तो हमेशा से पिछड़ा है, दबा हुआ है, कुचला हुआ है, और ये इस तरह से हमें हिंदू बना के जब वोट चाहिए होते हैं तो ये हमें हिंदू बना देते हैं। पर जब अधिकारों की बात आती है, कुछ देने की बात आती है, तो फिर ये हमें दलित बना देते हैं। आप, मैं बताना चाहती हूँ, जैसे थानगढ़ की एक घटना घटी थी आज से 4-5 साल पहले, थानगढ़ की घटना घटी, 2016 में ऊना की घटना घटी, और इसी तरीके से कई घटनाएं ऐसी घटती चली जा रही हैं कि आज हमारे खम्बीसर में आपने देखा, अगर हमारा युवा एक मूछे रख के घूमता है तो उसको भी मतलब उसका कत्ल कर दिया जाता है। अगर हमारा युवा घोड़ी पे चढ़ के अपनी बारात निकालना चाहता है तो उसको भी मतलब डिस्टर्ब कर दिया जाता है, और वहाँ पर पुलिस
प्रोटेक्शन लेके केस कर दिए जाते हैं। तो जिस तरीके से हमारी माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार किए जाते हैं और जिस तरीके से आज हमारे देश में और गुजरात में दलितों का और शोषण हो रहा है, उस वजह से देखा जाए तो हम लोग बहुत ही पिछड़े और होते जा रहे हैं। जब से इनका राज आया तब से हम और ज़्यादा पिछड़े होते जा रहे हैं। आपने प्रॉब्लम तो बहुत अच्छी तरीके से बताया और खास करके आपने जो एक समाज को आईना बताने का काम किया वो भी बहुत काबिल तारीफ है। अब यहाँ एक और चीज़ पे मुझे याद आ रही है, तो मैं आपसे पूछ लूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता को हम बाजू में रखें, दलित मुस्लिम एकता के कई बार एक्सपेरिमेंट किए बाबा साहिब से लेके आज तक, पर वो फेल हो जाते हैं। तो आप कितने बरसों का तजुर्बे से बताइए कि क्या वजह है कि ये फेल हो जाते हैं? देखिए, मैंने बताया ना कि जिस तरीके से ये जो आरएसएस कैडर में काम कर रही है और वो घर घर में घुस गई है, अभी मोहल्ले मोहल्ले में घुस गई है और ये लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं। हमारे समाज में भी ये लोग घुस चुके हैं और हमारे समाज में घुसने के बाद ये लोग जिस तरीके से नए नए लड़कों को पकड़ते हैं, मुस्लिम समाज में भी तो घुस चुके हैं। हाँ, ये बिल्कुल। देखिए ना, वहाँ पे भी कई लोग हैं जो कि अभी बीजेपी के फॉलोवर हैं। अभी आपने देखा जो उदयपुर की घटना हुई, उस घटना के अंदर जो कत्ल करने वाले कौन थे? वो बीजेपी के लोग थे मुस्लिम, कहने को मुस्लिम थे पर विचारधारा तो उनकी मुस्लिम बीजेपी वाली थी और आरएसएस वाली विचारधारा थी। तो ये लोग सब जगह घुस गए हैं, तो इनको पहचानने की ज़रूरत है और मेरे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को पढ़ने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा वो बाबा साहब को पढ़ेंगे उतना उनका दिमाग खुलेगा। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जब तक हम लोग पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हमारे बच्चे लोग, तब तक ये सब परेशानियाँ होती रहेंगी। अभी आप अपनी नज़दीक के ज़माने में आ जाएं कि जैसे कि मिसाल के तौर पे हालिया तौर पे तीस्ता सेतलवार और श्री कुमार साहब की जो गिरफ्तारी हुई, तो इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स? देखिए, ये तो बहुत ही दुखद बात है जिस तरीके से तीस्ता जी को और श्रीनिवास जी को गिरफ्तार किया गया। ये तो जिसे बहुत ही एक सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है एक धब्बे की तरह का जजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो सरकार को बदनाम किया उनको भी प्रोसिक्यूट किया जाए। अरे भाई, आपने SIT की जो रिपोर्ट नहीं माननी थी तो नहीं मानते, पर इसमें ये दूसरे आपने जो टिप्पणी की उस टिप्पणी का मौका फ़ायदा उठा के ही तो तीस्ता जी के ऊपर, श्रीनिवास जी के ऊपर और संजीव भट्ट के ऊपर FIR दाखिल हुई। तो मतलब जो जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी आपने अपने मतलब ज्यूरिडिक्शन से ऊपर जाके नहीं। मैं मानती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट है, बहुत बड़े पावर्स हैं, उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स भी होते हैं और उनको मतलब वो कर सकते हैं, पर लेकिन उसका जो फ़ायदा मिला और वो जो चाहते थे, ऐसा लगता था जैसे गुजरात सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब चाहते थे कि इस तरह का कुछ जजमेंट आए और उनको मौका मिले और उनको मौका मिला, मौका दिया गया, मौका मिला और उन्होंने तीस्ता जी को और यूँ समझो मैं कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी परंपरा नहीं रही और परंपरा तोड़ी गई। बिल्कुल तोड़ी गई है ना। कभी भी सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से बाहर नहीं जाती, जितना जो उनसे मांग की जाती है वो हमेशा अपनी मांग के अंदर सीमित रहती है। और लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने और आगे जाके जो टिप्पणी की उसकी वजह से जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, बहुत गलत गिरफ्तारियाँ हैं। मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि इस देश में कोई अपनी बात ही ना कहे। मैंने जो अपना वीडियो बनाया था उसमें मेरी शुरुआत में मैंने यही कहा था कि अब तो मतलब न्याय मांगना और न्याय मांगने वालों के साथ खड़ा रहना भी गुनाह हो गया है। इस देश के हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं और बद से बदतर होते जा रहे हैं कि कोई अपनी आवाज ही नहीं उठा सकता। लीगल टर्मिनोलॉजी में इसे यूं कहा जा सकता है ओवरस्टेपिंग द ब्रीफ। ऐसे अभी सुप्रीम कोर्ट के पावर्स बहुत वाइड होते हैं इसलिए नहीं कह सकते हैं, पर लेकिन फिर भी अगर जनरल टर्म पे कहा जाए तो कह सकते हैं कि हाँ, इन्होंने नहीं करना चाहिए था, जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी वो चीज़ की है। अभी आपने देखा प्रशांत भूषण जी ने भी अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, कि भी जो कुछ भी हुआ आज तक इतिहास में ऐसा नहीं होता था और अब हुआ है। और जिस तरीके से हमारे ठीक है सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी महत्वाकांक्षी होते जा रहे हैं और उस वजह से कुछ ऐसे जजमेंट आते हैं जो कि सरकार को खुश करने के लिए, सरकार के लिए जजमेंट दिए जाते हैं, ऐसा महसूस होता है। एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप जो कुछ भी क्लिप वायरल करती हैं, आप तो आपकी जानिब से करती है, आपकी जो यूट्यूब चैनल है उससे भी करती है, तो लाखों लोग उसे देखते हैं, बहुत मकबूल हो जाती है और हर दिल अजीज़ हो जाती है, तो इसकी सबब क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले मानवता में विश्वास करती हूँ और जिस तरीके से हमारी परवरिश हुई है तो उस परवरिश में हमें हमेशा यही दिखाया गया है कि भी मानव धर्म सर्वोपरि है और मानवता ही नहीं रहेगी तो कोई धर्म का कोई मतलब भी नहीं रहता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि किसी धर्म के खिलाफ मैं बात कर रही हूँ, पर मैं कहती हूँ कि मानवता सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए, हर किसी के लिए मानव धर्म बड़ा होना चाहिए। और जहाँ तक कि मैं समझती हूँ कि अगर गलत है तो गलत के सामने आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगी
पड़ेगी ना कोई तो आवाज़ उठाएगा। और मैं तो सच्चाई की बात करती हूँ, मैं खुद यहाँ 2002 के दंगों की साक्षी रह चुकी हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे 2002 के दंगे हुए, उनको फैलाया गया, बढ़ाया गया, और जिस तरीके से चुन चुन के मुस्लिमों के साथ गलत किया गया, कत्लेआम किया गया, उनको लूटा गया, वो सब मैंने देखा है, वो सब मैंने महसूस किया। तो वही दर्द है आज भी मुझे। ठीक है, मैं मुस्लिम समाज से नहीं हूँ, परंतु फिर भी मेरा दर्द उनके लिए आज भी उतना ही उमड़ता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, और मैं कुछ करना चाहती होती तो क्या शायद मैं उनको बचा सकती थी, पर मैं नहीं कुछ कर पाई। आपको गुजरात की तीस्ता से तलवार कह दिया तो कोई अतिशयोक्ति न होगी ये कहूँगी। कोई बात नहीं, चलेगा, पर लेकिन मेरा नाम रत्ना वोरा अच्छा है, और इस नाम से भी मैं काफ़ी जानी जाती हूँ। इतनी अच्छी उर्दू का राज? मैंने बताया, मैं दिल्ली पढ़ी लिखी हूँ, दिल्ली में ही मेरा जन्म है, और मैं अच्छा हिंदी बोलती हूँ, गुजराती भी अच्छा बोल लेती हूँ। तो ये थी रत्ना वोरा जी, और इन्होंने बहुत हिम्मत से और अच्छे तरीके से पूरी समस्या और उसका समाधान दोनों हमारे सामने पेश किया। तो रत्ना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।